बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रयोगवाद की प्रस्तावना, प्रयोगवाद का अर्थ और स्वरूप, युगीन परिवेश या परिस्थितियाँ, इसके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। और प्रयोगवाद के जो प्रमुख सिद्धांत या प्रेरणा स्रोत है उसके बारे में हमने दो सिद्धांत या दो प्रेरणा स्रोत के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, जिसमें प्रतीकवाद और बिंबवाद, ये दो बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली है। इस चर्चा को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज हम प्रयोगवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चर्चा को अंजाम देंगे और प्रमुख रूप से प्रयोगवाद का जो अगला सिद्धांत है या पूर्व परंपरा या प्रेरणा स्रोत है, उसमें दादावाद, दादा मूवमेंट है और अति यथार्थवाद, ये दो बिंदुओं पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। कृपया छात्राएं, विशेषकर तृतीय वर्ष की छात्राएं, वीडियो को ध्यान से देखें और सुने। तो दादावाद को लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब दादावाद क्या है? ये जो दादावाद की थ्योरी है या दादावाद मूवमेंट है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दादावाद यूरोप का कला संबंधी आंदोलन था, जिसका प्रवर्तन सन 1916 में ही, ये दादावाद 1916 ईस्वी में इसका प्रवर्तन हुआ था, प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रवर्तन सन 1916 के आसपास जीन आर्प तथा अंस मार्क्स आदि चित्रकारों ने किया था। जीन आर्प तथा अर्नस्ट मार्क्स आदि चित्रकारों ने किया था। इसका संचालन और प्रचार मुख्यतः कब्रे वोल्टेयर दादा आदि पत्रिकाओं के द्वारा हुआ। कब्रे वोल्टेयर दादा, ये पत्रकार था। इसके नाम पर क्या है, इसका दादावाद मूवमेंट पड़ा था। तथा समय पर आयोजित चित्र प्रदर्शनियों के रूप में हुआ। कुछ जीवन से जले कटे तरुणियां एकत्र हुए, जिनका कहना था कि जीवन ने उनके साथ दगा किया है। जीवन ने क्या किया? उनके साथ में धोखा किया है, दगा किया है, और उन्होंने इस संसार के अनैतिक स्वभाव के भंडाफोड़ का बीड़ा उठाया है। उन्होंने सारे परंपरागत तर्क, कला, संस्कृति आदि पर प्रहार किया। चित्र में आकस्मिक और अप्रत्याशित का आधार लेकर उन्होंने कला में एक नई धारा प्रवाहित की, एक नई धारा का प्रवर्तन किया। उनकी कला का साधारण रसवादी सौंदर्य से कोई संबंध नहीं था। अन्य भी अनेक रूपों से उन्होंने परंपरागत संस्कृति का उपहास किया, मजाक किया। उनकी कला का साधारण रसवादी सौंदर्य से कोई संबंध नहीं था। अन्य भी अनेक रूपों से उन्होंने परंपरागत संस्कृति का उपहास किया, जैसे लियोनार्दो विंसी के प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा में मोनालिसा के मूछें बनाकर फिर से चित्रित किया गया,
दूसों का चित्र चश्मा भी इसी प्रकार था, जो वास्तव में चश्मा या फव्वारा नहीं, मात्र मूत्रालय था। और इस दादावाद ने फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि यूरोपियन देशों तथा अमेरिका के न केवल मूर्तिकारों एवं चित्रकारों को अपितु साहित्यकारों को भी प्रभावित किया है। इसी की प्रेरणा से कविताओं में नग्न, अश्लील और भद्दे दृश्यों के अंकन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। यानी दादावाद का जो प्रभाव है साहित्य पर, ये पड़ा है कि कवियों ने अपनी कविताओं में नग्न, अश्लील और भद्दे दृश्यों का चित्रण किया है, अंकन किया है। अब अगला बिंदु है अति यथार्थवाद, श्योर रियलिज्म। अति यथार्थवाद दादावाद का ही विकसित रूप अति यथार्थवाद है। वस्तुतः दादावाद का मूल क्षेत्र चित्रकला था, जबकि इसने साहित्य को केंद्र बनाया। इसका आरंभ 1927 ईस्वी के आसपास से माना जा सकता है, जबकि आंद्रे ब्रेटेन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपने मित्र फिलिप सोपोल्ट की सहायता से सम्मोहन अवस्था में सामूहिक रूप से काव्य रचना के प्रयोग किए। इसके अनंतर आंद्रे ब्रेटन ने 1924 ईस्वी में अपना प्रयोग संबंधी घोषणा पत्र प्रकाशित करते हुए बताया कि किस प्रकार अचेतन की सहायता से काव्य रचना के प्रयोग किए जा सकते हैं। अति यथार्थ के विकास काल को सामान्यतः 3 खंडों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्रारंभिक काल 1920 ईस्वी से 1924 ईस्वी, जबकि विभिन्न प्रकार के प्रयोग होते रहे। दूसरा है मध्यकाल 1924 से 1930 ईस्वी तक का काल। इस काल में अति यथार्थवादियों ने एक और तो मार्क्सवादी जीवन दर्शन को स्वीकार किया तथा दूसरी ओर विशुद्ध स्वच्छंद रूप से अनियंत्रित रूप में काव्य रचना के प्रयोग करते रहे। और तीसरा उत्तर काल 1930 के बाद धीरे धीरे अति यथार्थवाद मार्क्सवाद से अलग हो गया और काव्य प्रयोगों में विशुद्ध अचेतन के स्थान पर चेतन स्तर की भी थोड़ी बहुत सहायता ली जाने लगी। इस युग में काव्य रचना के एक बौद्धिक उन्माद की पद्धति का भी आविष्कार किया गया, जिसके अनुसार काव्य रचना के क्षणों में कवि अपने मन को इस प्रकार उन्मत्त बना देने का प्रयास करता है कि जिससे वह विषय वस्तु को नए रूप में देख सके। अस्तु अति यथार्थवादियों ने जहाँ उन्मुक्त एवं विचित्र रूप में काव्य रचना के प्रयोग करके नई रचना पद्धति का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने विषय वस्तु के क्षेत्र में भी क्रांति की। उन्होंने चेतन मन के स्थान पर अचेतन स्तर की सामग्री को प्रस्तुत करते हुए कुंठाओं, वासनाओं, भावनाओं एवं असामयिक विचारों की अभिव्यक्ति निर्द्वंद्व रूप से की।
साथ ही इन्होंने फ्रायडवादी विचारों का अनुसरण करते हुए समाज और संस्कृति विरोधी भावनाओं को भी व्यक्त किया। अंग्रेजी में इनकी कविताओं के संग्रह न्यू वर्स या नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुए। अति यथार्थवादियों के मूल प्रयोजनों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, वास्तविकता या यथार्थ के स्वीकृत मानदंडों और सीमाओं को अस्वीकार करना। नंबर 1, वास्तविकता या यथार्थ के स्वीकृत मानदंडों और सीमाओं को अस्वीकार करना। नंबर 2, काव्य में अब तक अप्रयुक्त सामग्री को प्रयुक्त करना, जिसका प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है उसको प्रस्तुत करना। चेतन और अचेतन स्तर के मानसिक संस्कारों से संबंध स्थापित करना। नंबर 4, बिना किसी बाह्य प्रयास के उन्मुक्त रूप में सामग्री को प्रस्तुत करना, स्वतंत्र रूप में। जिस प्रकार अगला 5वां, जिस प्रकार अचेतन मन में सामग्री अव्यवस्थित एवं क्रम शून्य रूप में स्थित है, उसी प्रकार काव्य रचनाओं में भी अचेतन की वस्तु को प्रस्तुत करना, जिससे उसे अचेतन मन का सही प्रतिरूप कहा जा सके। अगली और अंतिम 6, मन की कुंठाओं एवं वर्जनाओं को मुक्ति प्रदान करके, मन की कुंठाओं एवं वर्जना मीन्स कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इन कवियों ने, इन थिंकरों ने, इन विचारकों ने वही काम किया। मन की कुंठाओं एवं वर्जना को मुक्ति प्रदान करके अचेतन का विस्तार करना, इन लक्ष्यों को देखते हुए अति यथार्थवाद को फ्रायडवादी काव्य भी कहा जा सकता है। अगले बिंदु पर हम कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।